वाराणसी में मोदी पर महाभारत जारी है। एक ओर जहां वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह और अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला है, वहीं दिल्ली में रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि वाराणसी में अमित शाह और अरुण जेटली ने अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अभी भी लंका चौक पर डटे हुए हैं। इसी बीच कुछ देर में ही मोदी भी काशी पहुंचने वाले हैं और वहां पर वाराणसी के ग्रामीण इलाके में एक सभा को भी संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है। बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली और अमित शाह की अगुवाई में आज वाराणसी में धरना प्रदर्शन था लंका चौक पर, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की बात कही खुद अमित शाह ने। दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुलाकात की 6 बीजेपी के बड़े नेताओं ने और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करवाई। ये कहा कि डीएम को, वाराणसी के डीएम को तत्काल वहां से हटाया जाए। और इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह का क्या कहना है, आइए ये सुनते हैं। देखिए, लोगों में और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है। जिस तरह से प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। 8 घंटे की नोटिस से 50,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से प्रशासन ने शक्ति बढ़ाई, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार? बिल्कुल, राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। और सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां पर बीजेपी दफ्तर के पास वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता श्वेता सिंह। श्वेता, हालांकि धरना तो खत्म हो गया है अब वहां पर बीजेपी नेताओं का, लेकिन अब कुछ ही समय बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और बीजेपी दफ्तर भी वहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ वहां पर अब होगा? यही बताया जा रहा है श्वेता। हालांकि जो बीजेपी के आला नेताओं से मैंने बातचीत की है, उन सब ने बताया है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 6 बज जाएंगे उन्हें। सुबह से कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतनी भारी धूप के बावजूद, जो लू के जैसी हवाएं चल रही हैं, उसके बावजूद सब इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी पहुंचे। दरअसल वक्त तो मालूम रहता है श्वेता, लेकिन उसके बावजूद लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि अगर पहले चले जाएं तो शायद एक ऐसी परिस्थिति में रहें, एक ऐसी स्थिति में रहें कि वहां से करीब से देख लें, क्या पता अभिवादन मिल जाए या फिर कुछ और। तो इसीलिए भले ही वक्त करीब 6 बजे का बताया जा रहा है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, बीजेपी का जो केंद्रीय चुनाव कार्यालय है, लेकिन इंतजार बहुत देर से हो रहा है और सुबह से हो रहा है और अभी सब डटे हुए हैं कि बस नरेंद्र मोदी आ जाएं बस यहाँ पर। जी बिल्कुल श्वेता, क्योंकि वहां पर अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जो पहले से 5 कार्यक्रम थे वो तो अब कुछ भी नहीं होने वाले हैं। वहां पर ग्रामीण इलाके में अब नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जो कार्यालय है, पार्टी कार्यालय, वहां पर किस तरह का बंदोबस्त है या फिर वहां पर किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है नरेंद्र मोदी का? देखिए, बेरियाबाग छोड़ दीजिए तो बाकी जो चीजें थी उनकी ठीक है, गंगा आरती के लिए उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन ये सारी चीजें इस वक्त जिस तरीके से सियासी तौर पर सामने रखी जा रही हैं, उसमें एक ही संदेश निकल कर आ रहा है कि पूरा जो अमली जामा है, पूरा जो प्रशासन है, वो उनके खिलाफ है और इसीलिए लोग उनके साथ और बड़ी तादाद में जुटे। ये एक तरह से ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं और बीजेपी के जो समर्थक हों, मोदी के जो समर्थक हों या फिर ऐसे लोग हों जो मोदी को अच्छा मानते हों, वो उनके पक्ष में आए, उनके साथ आकर खड़े हों। इसीलिए भले ही रोहनिया की रैली इस वक्त हमें नजर आ रही है, बाकी इलाकों में हम उस तरीके से नरेंद्र मोदी को नहीं देखेंगे। उम्मीद ये की जा रही थी कि क्या आज रात तक रुकेंगे या फिर नहीं। अरुण जेटली ने अपनी तरफ से कहा था कि ऐसा फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि वो बाकी इलाकों में भी जाना है, उन्हें प्रचार करना है, तो स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। और इसीलिए यहाँ पर भी बस मैं इतना बता सकती हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कर दी गई है। जो लोग अंदर आ गए थे वो ठीक है, अब दोपहर बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि हर कोई शख्स अंदर नहीं आ सके और गहन तलाशी के बाद ही वो अंदर आ पा रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, लेकिन और मोदी का जो ये विजिट है खास करके वाराणसी में, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वो इसलिए भी कई मायनों में अहम हो जाता है क्योंकि अमित शाह ने ये कहा कि बस आज आएंगे और इसके बाद अब नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम थे वो तो पहले से रद्द हो चुके हैं। तो एक आखिरी बार संबोधन होगा नरेंद्र मोदी की तरफ से वाराणसी की जनता को, तो क्या कुछ खास वहां पर बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी या फिर कुछ खास संदेश भी दिया जा सकता है नरेंद्र मोदी की तरफ से? ये भी देखने और सुनने की बात होगी। 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो
जो हाल फिलहाल में उन पर हमले तेज हुए हैं उन चीज़ों के बारे में वो बोलना चाहते हैं। लेकिन बनारस को खासकर जो ट्विटर पर हमने जो उनकी चीज़ें पढ़ी थी कि ट्विटर पर उन्होंने कहा कि माँ और बेटे का रिश्ता नहीं समझते हैं जो अधिकारी हैं और इसीलिए गंगा माँ से उन्होंने माफ़ी मांगी। इस तरह की चीज़ों से जो बनारस से उनको जहनी तौर पर जोड़े उन चीज़ों के बारे में जिक्र होगा। श्वेता, अगर वक्त इजाज़त देता है तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे हैं उनसे हम जान लेते हैं नरेंद्र मोदी के इंतजार में कितने घंटे हो गए अब यहाँ पर? सुबह से हैं। हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। सिर्फ एक कप चाय पे अभी हैं। सिर्फ एक कप चाय पे। क्या उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी को क्या पास से देख लेंगे? पास से भी देख लेंगे और हम लोगों ने सेमीफाइनल का चुनाव जीत लिया है और फाइनल चुनाव 12 तारीख को हम लोग जीत जाएंगे। 7 को मैंने भदोही लोकसभा से सेमीफाइनल का चुनाव जीत चुका है। आप लोगों को क्या बताया गया है कि यहाँ पर आएंगे तो क्या संबोधित करेंगे? आप लोगों को क्या करेंगे? संबोधन का कार्यक्रम था, लेकिन शासन के निर्देश पर प्रशासन ने उनके कार्यक्रमों पर रोक लगाया है और इसकी यहाँ काशी की जनता के जनभावना के साथ खिलवाड़ किया गया है प्रशासन द्वारा और इसका जवाब 12 मई को काशी की जनता देगी। लोग सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? यहाँ के सब सपा सरकार के द्वारा और यहाँ के बाकी सभी विभिन्न दलों के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। अकेले ही वो इस समय सबके टारगेट पे बने हुए हैं और जिसका आपने कल देख भी लिया कि हमें अनुमति नहीं मिली। लेकिन ये बताइए कि बाहर जो सड़कों पर हो रहा है, बताया गया कि टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी झड़प हो गई भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, उन्होंने सुना पोस्टर फाड़ा था, मोदी जी का पोस्टर उन्होंने फाड़ा था। इसके लिए मारपीट कर रहे थे। हाँ, मारपीट के उन्होंने अड्डा भी फेंका था। हाँ, लंका पे उन्होंने अड्डा भी फेंका था। अच्छा जी, फैलाया जा रहा है मोदी जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की है। नहीं तो तस्वीरों में दिख रहा है ना। नहीं वो तो जो दिखाया जा रहा है कुछ चैनलों के माध्यम से ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये गंदा काम किया है। बीजेपी की कामयाबी से लोग बौखला गए हैं। विपक्ष वाले जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं और कई चीजें जो है इल्जाम लगा रहे हैं जो कि गलत है। लेकिन आप लोग के सामने केजरीवाल कहीं नहीं टिकते। अच्छा, आप लोगों का उत्साह थोड़ा सा ठंडा पड़ता दिख रहा है क्योंकि लग रहा है वहाँ जो कार्यकर्ता है वो तो पहले से ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनकी बात से लग रहा है कि पहले से ही आश्वस्त हैं वो जीत को लेकर। तो हालांकि क्या होता है, काशी की जनता किसे अपना समर्थन देती है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं लंका गेट। आप हमारे साथ बने रहें और हमें चलना होगा, सीधे हम चलते हैं लंका गेट जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। वहां पर बीजेपी का धरना खत्म हो गया है, लेकिन अब वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे पुण्य प्रसून। जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक सामने लंका में ही मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि अब यहाँ क्या होगा, सवाल ये है अब बनारस में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक ऐसी उल्टी गिनती है जिसके जरिए बनारस को तय नहीं करना, इस देश को भी बहुत कुछ तय करना है। और ये परिस्थितियां पहली बार बतला रही हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उड़न खटोला उतरेगा। यहाँ से जहाँ सीकरा, जहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है, वहाँ तक बाकायदा कैनवाय एक निकलेगा। उस कैनवाय के पीछे तकरीबन जो गाड़ियों की कतार है उसकी संख्या जो प्रशासन को बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ 15 बताई गई है कि 15 ही गाड़ियां रहेंगी। लेकिन जो जानकारी आ रही है इसके बाद जो जमा लोग होंगे वो गाड़ियों की तादाद बढ़ भी सकती है। और यहाँ से निकलने के बाद जब सीकरा पहुँचेंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो संबोधन होना है और जो एक हॉल निर्धारित किया गया है वो है। लेकिन 2-3 प्रसून जी, हमें जैसा कि बता रहे थे कि वहां पर अब थोड़ी ही देर में किस तरह से नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रसून जी, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ये बताएं कि कुछ देर पहले हमने देखा लोगों का हुजूम, हमने देखा लोगों का जमावड़ा, हमने देखा बीजेपी की तरफ से अब किस तरह से इस मुद्दे को पूरा भुनाया जा रहा है कि वाराणसी की जनता से नरेंद्र मोदी को दूर करने की कोशिश। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वहां पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपना दम वहां पर ताल ठोक रही हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत खलबली हमें देखने को मिली। आप वहां पर क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, हम लोग जब से पहुंचे हैं इस शहर में घूमे हैं और हम ये बता दें यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं प्रांजल यादव, उनकी लोकप्रियता बनारस में जबरदस्त है। बीजेपी ने जिस बात का जिक्र किया कि उन्होंने
जो मांगा, प्रशासन से इजाज़त मांगी, वो इजाज़त नहीं मिली। उसके विरोध में उन्होंने धरना शुरू किया और प्रशासन को कहीं ना कहीं टारगेट लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं है कि एक ऐसा डीएम आया है जिसने शहर में एक रफ्तार ला दी है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो अवैध निर्माण थे वो टूट रहे हैं, वन वे पूरा शहर हो गया है। तो ऐसे डीएम को लेकर आप कटघरे में अगर राजनीतिक तौर पर खड़ा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। वजह इसकी जी तो ये स्थिति बताती है कि दरअसल डीएम की लोकप्रियता के आगे बीजेपी जो भी यहाँ पर जिस भी रूप में करे वो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, ये बीजेपी के भीतर खाने में भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ से एक दूसरा सवाल निकलता है कि दरअसल 2-3 दिन का वक्त है, उसके बाद वोटिंग होनी है और इस दौर में अगर प्रचार के लिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कैसे हो सकता है, इसके कौन से तरीके हों जिससे लगातार अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मौजूद समाजवादी पार्टी की सरकार के चौरसिया मैदान में है, अगर अजय राय ने अपने आप को बहुत हाइप दिया है कि उनकी बातचीत सीधे प्रियंका गांधी से होती है और गांधी परिवार उनके पीछे खड़ा है, इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि वक्त कम है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी रूप में प्रचार को विस्तार देना है, फैलाना है। इसलिए 2-3 सवाल हम आपको बतला दें जो बड़े महत्वपूर्ण है। बनारस जैसी शहर में बनारस की पहचान शाम होते होते आरती से जुड़ जाती है। हम वहाँ पर भी गए जहाँ आरती के लिए इजाज़त मांगी गई थी। वहाँ पर पंडित पुरोहित का कहना था आरती के लिए इजाज़त की ज़रूरत कभी किसी ने मांगी नहीं, ये तो भक्तों की बात होती है, आप आइए आरती में शरीक होइए और चले जाइए। आज तक बनारस में कभी किसी को आरती के लिए रोका नहीं गया। हाँ, अगर उस आरती का उपयोग, प्रयोग, प्रचार किसी दूसरी दिशा में आप करना चाहते हैं तो वो आपको प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी। ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन देखिए, हम पहले आपको लिए चलते हैं सीधे दिल्ली में जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां क्या कहा जा रहा है, पहले ये सुन। Retired judge of the Chief Justice of High Court, they couldn't get anybody, and now their own law ministry says you cannot do it. And today, if we go by media reports, even the Prime Minister's daughter said the PM should have resigned on the day when this insult was heaped on him by the so-called youth leader of the Congress party. It's nonsense, and he tore the papers and threw them in a dustbin. Today, we have information that the Congress leader बनारस के एक मिजाज को लेकर यह भी हम आपको बतला दें कि दरअसल बनारस एक ऐसा चलता फिरता शहर है जिसको स्थिर कर पाना सिर्फ शाम ढलने के बाद चर्चाओं में रोका जा सकता है। बीजेपी दफ्तर जो कि सीकरे में मौजूद है, वहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी श्वेता मौजूद है। लंका गेट में ठीक सामने जहां से नरेंद्र मोदी जब काफिला आएगा और उस गेट से बाहर निकलेंगे, वहां पे अमिताभ मौजूद हैं। किस रूप में, कैसी मौजूदगी बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, नहीं है, बनारस के लोगों से उनके सरोकार और दिल मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, नारों में सब कुछ खो रहा है क्या, कि अब की बार मोदी सरकार और इन सब के बीच बनारस कहीं गायब हो चला है क्या, या बनारस इसी रूप में अपने आप को देख रहा है, सारी बातें होंगी। दरअसल बनारस में आज सुबह से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी को इजाज़त नहीं मिली। बीजेपी ने बाखूबी प्रचार शुरू किया। हम जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि सुबह 8 बजते ही किस तरीके से धरना स्थल, जहां पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर लोग जुटने लगे। कार्यकर्ताओं का हुजूम धीरे धीरे पहुंचा, लेकिन हुजूम इतना ज़्यादा नहीं था कि ऐसी स्थिति आती कि लगा कि खूब भीड़ भड़क्का हो। अमित शाह पहुंचे, अरुण जेटली पहुंचे, अलग अलग नेता पहुंचे जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक पहचान बनारस से बाहर की है। बीजेपी के नेताओं का हुजूम धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया। नेताओं की यह भीड़ यहां पर पहुंचती चली गई और इन सब के बीच मदन मोहन मालवीय प्रतिमा के नीचे धरना स्थल शुरू हुआ और वहां पर लोग बैठना शुरू हो गए और यह सिलसिला तकरीबन 2 बजे तक लगातार कार्यकर्ताओं की आवाजाही और इस बात का विरोध कि प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं और बतौर उम्मीदवार अगर उनको बनारस में नहीं मिली इजाजत तो ये ठीक नहीं है और इसका विरोध शुरू हुआ।
कहा जा सकता है कि धरने ने असर दिखाया और प्रचार पूरे शहर में होता चला गया और अलग अलग माध्यमों से कहीं ना कहीं हर कोई जानता समझता चला गया कि दरअसल नरेंद्र मोदी का आगमन बनारस में होने वाला है और बीजेपी विरोध जो कर रही है वो नरेंद्र मोदी के प्रचार होने देने से रोका जा रहा है, इसलिए कर रही है। तो बड़े सिलसिलेवार तरीके से और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा का पूरा प्रचार बीजेपी ने बाखूबी चुनाव को किस रूप में अब अपने हाथ में लिया जाए इसकी तैयारी, और जाहिर तौर पर जब अमित शाह हैं और अरुण जेटली हैं तो उनकी अगुवाई में जो समूचा का समूचा रणनीति अंजाम दिया जा रहा है रणनीति को, वो एक नजर आ रहा था जिसमें मदन मोहन मालवीय चौराहा, जो लंका चौराहा जो हमेशा जाम रहता है, वहां पर पुलिस ने व्यवस्था की, खुला हुआ है। लेकिन कुछ सवाल इस धरने स्थल के लेकर कुछ सवाल थे कि चुनाव के वक्त सामान्य तौर पर जब इजाजत नहीं मिलती है तो लोगों के जहन में था धारा 144 लगी होती है, लेकिन धारा 144 थी या नहीं थी, प्रशासन ने इस पर भी आंख मूंद ली। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी बनारस में बहुत तेजी से शुरू हो गई है और ये गहमा गहमी किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के नारे, सुबह बनारस, शाम बनारस, दिन रात बनारस, ये नारे लगने लगे हैं। घर घर मोदी पहले से और हर हर मोदी लगातार लग रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी लोगों के मानस पटल पे बनारस में छाते चले जाएं, इसके लिए एक बीजेपी की पूरी अपनी एक प्रचार की शैली है और इस प्रचार की शैली को अंजाम देने के लिए सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता टोपी पहनकर ही मौजूद नहीं है, बल्कि संघ परिवार के अलग अलग विंग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, उसकी मौजूदगी हो। हम एक बात और बता दें कि तकरीबन आधे घंटे के बाद अशोक सिंघल भी बनारस पहुंच रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वह भी पहुंच रहे हैं। चंपत राय यहाँ पहले से हैं, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय। तो एक पूरी रणनीति पूरे के पूरे बनारस में बिछाई जा रही है कि किस तरीके से इस प्रचार को, वक्त कम है लेकिन एक तीव्रता दी जाए, और उसके लिए इंतजार हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी के आने में कुछ विलंब होगा, यह भी जानकारी मिल रही है कि वो 5 बजे के बाद ही बनारस पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलेंगे हम सीधे बीजेपी के दफ्तर जहां श्वेता मौजूद है और लंका के उस दरवाजे पर जहां पर अमिताभ मौजूद हैं और लगातार देख रहे हैं किस तरह कार्यकर्ताओं का हजूम जुट रहा है।